कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं नागौर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार बारोडिया और इनसे हम बातचीत करेंगे फिजियोथेरेपी का बढ़ता दायरा इस विषय पर। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है और सबसे पहले मैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर आपको और हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत आभार और मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को, आपके सभी श्रोताओं को फिजियोथेरेपी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी जो एक समय जिसको कोई जानते नहीं थे लोग कि ये भी एक कुछ चिकित्सा पद्धति है, लेकिन आज हम देखते हैं कि इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। तो हम चाहेंगे कि छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक किन किन बीमारियों में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है या फिजियोथेरेपी ली जाती है, और इस चिकित्सा पद्धति के बारे में और फिर आगे बातचीत हम करेंगे। अभी कुछ हमें ऐसे रोगों के बारे में बताइए जिन रोगियों को कि इस फिजियोथेरेपी के बारे में जानना चाहिए। सर, आज बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी की शुरुआत जब बच्चा पैदा होता है उस समय भी उसको अगर कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, पैदा होते समय उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उसको सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी हो जाती है, तो भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत ही अहम योगदान रखता है उसको वापस पैरों पर खड़ा करके चलाने के लिए। और दूसरी बात, अगर पैदा होते समय बच्चे के कोई नर्व पर खिंचाव आ जाता है, उसकी वजह से एब्स पाल्सी या ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी हो जाती है, यानी कि नसों की कोई चोट हो जाती है, उसकी वजह से उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं या पैर काम करना बंद कर देते हैं, उस स्थिति में भी सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपिस्ट उसको सही समय पर अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो बच्चा जीवन भर के लिए अपंग होने से बच सकता है। और उसके बाद करते हैं कि बात आती है खेलने की। जब बच्चा बड़ा होता है फिर खेलने कूदने लगता है, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर जाता है, तो उसके अंदर भी, स्पोर्ट्स में भी प्लेयर को फिट रखने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट का अहम योगदान होता है, ताकि वह अच्छे से खेल सके, अच्छा परफॉर्म अच्छा कर सके। और स्पोर्ट्स के अंदर फिर बाद में उनको चोट लग जाती है बच्चों को, या फिर बड़े खिलाड़ी बनने के बाद में भी, तो उनको वापस रिकवरी में मदद जो होती है, वापस खेल के मैदान तक खेल से जोड़ने का जो काम है वह फिजियोथेरेपी चिकित्सा के द्वारा ही होता है। उसके बाद करते हैं कि आजकल की डेली जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आजकल सामान्य हो गई है। जैसे बात करते हैं कि लंबे समय तक बैठने की वजह से साइटिका, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आजकल की जो आरामदायक जीवन शैली है उसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ है कि बैठने का जो है वह बढ़ गया है और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, पैदल चलना कम हो गया है। उसकी वजह से जो बैक की मसल्स कमजोर हो जाती है, तो उसकी वजह से कमर दर्द की शिकायत तो आजकल आम हो गई है, और यही कमर दर्द आगे जाके साइटिका, स्लिप डिस्क में बदल जाता है। कोई वजन बोझ उठाते समय नर्व पे कंप्रेस आ जाता है, तो फिर ये साइटिका, स्लिप डिस्क के अंदर ये जो सामान्य कमर दर्द है ये उसमें तब्दील हो जाता है। और उसके बाद बात करें कि डेली रूटीन के अंदर बाइक चलाने की वजह से या गिरने की वजह से किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल चोट लग जाती है, स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद में भी फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को पैरों पर खड़ा करने का जो काम है वह फिजियोथेरेपिस्ट करता है। और आजकल की ये जो लाइफस्टाइल है जिसमें जो वसायुक्त चीजों का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तेली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से पैरालिसिस की समस्या भी बढ़ गई है। खान पान के साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उसकी वजह से पैरालिसिस की समस्याएं भी आजकल बढ़ रही है। तो पैरालिसिस होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या? उसका ट्रीटमेंट है उसको वापस पैरों पर खड़ा करके चलाने के लिए फिजियोथेरेपी चिकित्सा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि वृद्धावस्था में क्या होता है कि रिटायर्ड लाइफ होने की वजह से या कामकाज कम होने की वजह से जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका जो फिजिकल मूवमेंट है वह कम हो जाता है। वो डेली रूटीन के उनके जो कार्य हैं वो सीमित हो जाते हैं, उसकी वजह से वह घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसकी वजह से उनमें जॉइंट्स का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कोहनी का दर्द, गर्दन का दर्द, ऐसे बहुत सारे दर्द हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट उनका ट्रीट करता है, उनको फिजियोथेरेपी चिकित्सा के द्वारा उनको मूवमेंट कराया जाता है, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज कराई जाती है, उससे वह दर्द
मुक्त हो जाते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि विभिन्न तरह की स्वास्थ्य समस्याओं में फिजियोथेरेपी बड़ी उपयोगी होती है। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति है वो अब कुछ ज्यादा उसका दायरा बढ़ा है और कुछ खास हम देखते हैं कि जो समस्याएं आ रही हैं कि जैसे लोगों के घुटनों में जो दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, और खासतौर से जिस घुटने रिप्लेसमेंट की जो बात आ रही है कि अक्सर वृद्धावस्था में लोगों को अपने घुटने रिप्लेस करवाने पड़ते हैं, और इसके अलावा कई बार फ्रैक्चर हो जाता है, अगर हड्डी का फ्रैक्चर कहीं का भी, तो उसके बाद जो प्लास्टर वगैरह बनता है उसके बाद भी उसका जो अंग है वो ठीक से वो मूवमेंट उसका हो सके, उसके लिए भी जो डॉक्टर्स लोग हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देते हैं प्लास्टर वगैरह खुलने के बाद। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं, और बताएं कि किस प्रकार की इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत किस किस प्रकार के आप जो उपकरण हैं वो इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की विधियां आप इस्तेमाल करते हैं। सर बात करते हैं, ये आता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में जनरली किसी दर्द के बाद में भी फिजियोथेरेपी चिकित्सा दी जाती है ताकि जॉइंट का मूवमेंट बराबर बना रहे। जॉइंट का मूवमेंट होगा तो वह जॉइंट आसानी से कार्य करेगा। अगर फ्रैक्चर हो जाता है, माना कि किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर के बाद या तो उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद में भी उसको प्लास्टर होता है, या हल्का फ्रैक्चर है उसमें भी प्लास्टर कर दिया जाता है। प्लास्टर करने से जॉइंट और मसल्स को इमोबिलाइज किया जाता है ताकि कुछ समय के लिए हड्डी आपस में जुड़ जाए, लेकिन उसके बाद में यह देखा जाता है कि जॉइंट अकड़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती है, तो उसके बाद में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अहम योगदान है। और फिजियोथेरेपिस्ट कुछ पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं, जॉइंट के जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, उससे जो पर्टिकुलर उस जॉइंट की जो अकड़न है, स्टिफनेस है, या दर्द जो हो रहा है ऑपरेशन के बाद में, उससे बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाता है। पहले के समय में लोगों को जागरूकता नहीं थी और फिजियोथेरेपिस्ट सब जगह अवेलेबल भी नहीं थे, तो सलाह नहीं दी जाती थी, तो उसकी वजह से कई लोगों के हाथ और पैर जहां पे भी फ्रैक्चर हुआ है वह जॉइंट अकड़ा हुआ रह जाता था, हड्डी जुड़ जाती, लेकिन उस जॉइंट का पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता। अब फिजियोथेरेपी चिकित्सा के द्वारा वह बहुत ही आसान हो गया है, और जो कॉम्प्लिकेशंस जो ऑपरेशन के बाद या फ्रैक्चर के बाद, प्लास्टर के बाद होती थी, वह अब बिल्कुल भी खत्म हो गई। अब बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की, यानी नी रिप्लेसमेंट लोग करवाते हैं, उसके बाद में भी फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सही तरीके से सही डॉक्टर से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं लिया हो तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया उसकी उम्र बहुत कम हो जाती है। और कई बार देखा गया है कि कुछ घरेलू लोगों से या किसी दूसरे लोगों से उस प्रकार की कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, तो उससे वो जो जॉइंट है वह खराब हो जाता है। इसलिए सही फिजियोथेरेपिस्ट का चुनाव करना ही जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, और जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसकी जो सक्सेस है वह फिजियोथेरेपी चिकित्सा के ऊपर ही निर्भर करती है। जी, और डॉक्टर साहब जो विधियां हैं आपकी और जो उपकरण हैं, थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में बताएं, किस किस तरह के उपचार आप देते हैं। सर आज के समय में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। इसका श्रेय इस बात को जाता है कि डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी है वह डेवलप हो रही है। एडवांस टेक्नोलॉजीज अब अपने इंडिया के अंदर भी आने लगी है, और फिजियोथेरेपिस्ट आउट ऑफ इंडिया से अब जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सभी लोग जुड़ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी एडवांस टेक्निक है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आपको सर बता दूं मैं कि सबसे जो बड़ी जो टेक्निक्स हाथ में होती है वह है उसकी मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट कुछ ऐसी एक्सरसाइज, पर्टिकुलर मूवमेंट्स जॉइंट को कराता है, हाथ से कराता है, उसके लिए उसको उनकी अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं मैनुअल थेरेपी के अंदर, तो उससे वो जॉइंट को किस डायरेक्शन में कितना मोड़ना है, करना है, ये सब उस कोर्स को करने के बाद वह सीखता है। तो उससे भी पेशेंट को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है, उसका जो जॉइंट की अकड़न स्टिफनेस है वह खत्म हो जाती है। और दूसरी कुछ अलग से टेक्निक्स होती है, जैसे मसल्स एनर्जी टेक्निक, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक। इसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हैंडवल, हाथ में ही मैनुअल टेक्निक्स हैं ये सब, तो उसमें वो अलग पर्टिकुलर तरह की ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिससे जो मसल्स टाइट हुई है उसको वो आसानी से लूज कर सकें, ताकि पेशेंट का दर्द बहुत ही जल्दी आसानी से खत्म कर सकें। और कुछ एडवांस मशीनों की जब बात करें तो आज के समय में फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी ज्यादा यूज की जाती है। जॉइंट स्टिफनेस के लिए
मशीन आती है जिसको सीपीएम बोलते हैं। तो फ्रैक्चर के बाद अगर सीपीएम मशीन लगा दी जाती है तो वह मशीन खुद पेशेंट के जॉइंट, पर्टिकुलर जॉइंट को अपने आप मोबिलाइज कराती है, मूवमेंट कराती है। उसके अंदर पर्टिकुलर डिग्री सेट कर दी जाती है। हम लोग उसमें पर्टिकुलर डिग्री सेट कर देते हैं कि इस जॉइंट को इतने डिग्री तक मोड़ना है, तो वह मशीन खुद उसको उतने डिग्री तक मोड़ती है, वापस करती है। तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। जो रिस्क होता है फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज कराने में, या पेशेंट को दर्द होता है जॉइंट स्टिफनेस के बाद में, फ्रैक्चर के बाद में, तो वह बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। इसलिए फिजियोथेरेपी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गई है। और दर्द निवारण में बात करें ऐसी इक्विपमेंट्स की, तो इंटरफेरेशियल थेरेपी, लेजर थेरेपी, टीएनएस और अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ऐसी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं जो यूज किया जाता है आज के समय में फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, खासतौर से जो एलोपैथी है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो फिजियोथेरेपी के भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं कि आपसे एक बार किसी ने फिजियोथेरेपी ली, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर देता है, या और कोई उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, गलत एक्सरसाइज करने के कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो बताएं। और ये कितनी अफोर्डेबल है, यानी कि हमारा हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो फिजियोथेरेपी का खर्चा उठा सकता है? सर, बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, अगर ओवरऑल देखें तो फिजियोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं अगर आप सही फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो। और दूसरी बात करते हैं खर्चे की। आज के समय में जो एलोपैथिक चिकित्सा या दूसरे जो चल रही है सर्जरीज वगैरह बहुत कॉमन होगी। हर आदमी चाहता है कि घुटना दर्द हुआ, नी रिप्लेसमेंट करा लेगा, उसको दर्द में आराम मिल जाएगा, या साइटिका स्लिप डिस्क होगी, सर्जरी करवा लेगा, उसको आराम पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। सर्जरीज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसी पैसे को अगर, उससे आधे पैसे को भी अगर वह पेशेंट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में लगाता है तो उसको जो सर्जरी से जो फायदा नहीं हुआ है वह फायदा फिजियोथेरेपी चिकित्सा से होता है सर। जी, तो डॉक्टर साहब, जो भी चिकित्सा की बात आती है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, या आपकी फिजियोथेरेपी हो, उसके पीछे मतलब हमारे रोगों के पीछे कुछ न कुछ हमारे दैनिक जीवनचर्या, हमारा खान पान, आहार विहार, हमारा पोस्चर, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ, सोने का, वो सारी चीजें होती हैं उनके पीछे काफी हद तक। कुछ चीजें वंशानुगत भी हो सकती है, कुछ बीमारी, लेकिन ज्यादातर बीमारियों के पीछे हम ही होते हैं, हमारी गलतियां होती हैं। तो थोड़ा सा वो हमारे श्रोताओं को आप वो भी बताएं कि किस प्रकार का खान पान और किस प्रकार का रहन सहन, किस प्रकार से सोएं, किस प्रकार से उठें, किस प्रकार से बैठें, थोड़ा सा वो किस तरह की ध्यान रखें ताकि वो इन बीमारियों से ग्रस्त ना हो। सर, आज के समय में आरामदायक जीवन शैली की वजह से हर एक इंसान अपने जीवन को बहुत ही आरामदायक रखना चाहता है। उसके लिए वह बहुत सारे जो आरामदायक उपकरण हैं, चीजें हैं, उनको यूज करना शुरू से ही चालू कर देते हैं। बात करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है या छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी घर पे वेस्टर्न टॉयलेट यूज कराना चालू कर देते हैं, खाना टेबल कुर्सी पे खिलाना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। उसका आगे जाके साइड इफेक्ट ये होता है कि उनके जो एंकल जॉइंट का, नी जॉइंट का जो मूवमेंट है वह कम हो जाता है। और इसी की वजह से बहुत सारी दिक्कत शुरुआत से ही पैदा हो जाती है। और आरामदायक जीवन शैली की वजह से बात करें तो लंबे समय तक बैठना हर एक इंसान पसंद करता है, आरामदायक सोफे पे लेटना पसंद करता है। मतलब सोफा लेटने के लिए नहीं होता है, गलत तरीके से बैठने के लिए नहीं होता है, सही तरीके से बैठने के लिए होता है, लेकिन उसको आरामदायक तरीके का बनाया गया है तो लोग गलत तरीके से उस पर लेटते हैं, तो उसकी वजह से उनको कमर दर्द, गर्दन दर्द, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और उनको पता नहीं रहता, अज्ञानतावश वह गलत तरीके से लेटे रहते हैं, तो उसकी वजह से उनको साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की जो समस्याएं हैं वे उत्पन्न हो जाती है। मैं सबसे एक ही चीज बताना चाहूंगा, आरामदायक चीजों का आप उपयोग बिल्कुल करें, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में आदमी कमाता ही अपने आराम के लिए है, अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वह है कि फिजिकल एक्टिविटी को कम नहीं करें, रेगुलर घूमना चालू रखें। आप चाहे आरामदायक सोफे पे लेटें, कोई सी भी गाड़ी चलाएं, पैदल नहीं चलें, लेकिन आपको रेगुलर, काम पे पैदल नहीं जाएं, लेकिन आपको रेगुलर अपने रूटीन के अंदर दिन में
कम से कम आधा घंटा आपको वॉकिंग कर लेनी चाहिए। वॉकिंग करने से आपको कभी कमर दर्द, घुटने का दर्द, एंकल का दर्द, गर्दन का दर्द, ऐसा दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात करें कि थोड़ा फिजिकल जो जितने भी जॉइंट्स हैं, गर्दन का जॉइंट, गर्दन के जॉइंट हैं, सर्वाइकल के, शोल्डर के जॉइंट हैं, एल्बो के जॉइंट हैं, नी का जॉइंट है, हिप जॉइंट है, तो ऐसी एक्टिविटीज दिन के अंदर शामिल करें जिनसे एंकल का भी मूवमेंट हो, नी का भी मूवमेंट हो, हिप जॉइंट का भी मूवमेंट हो। लगातार एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से कोई भी जॉइंट हो उसमें अकड़न पैदा हो जाती है। इसलिए लगातार लंबे समय तक किसी एक ही पोजीशन में पहले तो बैठने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो भी, लेकिन मेरा तो सबको इतना ही कहना है कि हर एक जॉइंट का मूवमेंट करना चाहिए, यानी कि घुटने को मोड़ें, सीधा करें, या कुर्सी पर बैठें, खड़े हैं, 10 उठक बैठक कुर्सी से लगाएं। और अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है या स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको बोलें रेगुलर 8-10 उठक बैठक, क्योंकि आजकल तो स्कूल के अंदर भी सर जो पनिशमेंट के तौर पर जो उठक बैठक वगैरह होती थी वे भी आजकल खत्म हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी खत्म होने की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। पहले जो बच्चे बदमाश होते थे तो उसको मुर्गा बनाते थे क्लास में, तो वो मुर्गा बनाने से भी उसकी काफी एक्सरसाइज हो जाती थी मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, मुर्गा बनाने से उसके कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज होती थी, उसके अंदर बैलेंस अच्छा बढ़ता था। बात करते हैं कि जैसे स्कूल्स में पीटी, परेड, ये सारी चीजें होती है, इनके पीछे मतलब क्या है? पीटी का मतलब होता है कि बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहे, सारे जॉइंट्स का समन्वय एक दूसरे के साथ बना रहे। आज के समय में ये दिक्कत हो रही है, उसको एज ए प्रोग्राम के हिसाब से स्कूल्स में कराया जाता है, लेकिन पीटी का बहुत ही अहम योगदान है बच्चे के जो शारीरिक डेवलपमेंट के अंदर। और दूसरी बात करें, परेड वगैरह स्कूल में होती थी, उसका जो सबसे अच्छा जो काम था वह था कि बच्चे की चाल सुधारना, वे अच्छे से चले, टेढ़े मेढ़े तरीके से नहीं चले, और उसके सारे जॉइंट्स जो पैर के, कमर के, हाथ के, सब एक दूसरे के सापेक्ष एकदम सही रहें। जी, तो बहुत सी बातें हैं जो आपने बताई हैं, श्रोता अगर उन पर अमल करें तो वो विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, चोट वगैरह की स्थिति है तो उससे तो बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आकस्मिक होती है और उस वजह से उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी सामान्यतः अगर आप समय समय पर फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेते रहें, अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी जांचें जैसे दूसरी कराते हैं उसी तरह से, तो भी हम बहुत सी समस्याओं को पैदा होने से पहले ही उनका हम निवारण कर सकते हैं। और कोई बात फिजियोथेरेपी को लेकर हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहें जो कि हमारी बातचीत में छूट गई हो, रह गई, तो वो भी आप बताएं। सर, मैं सबसे पहले एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से ही लेना चाहिए। अगर आप किसी झोला छाप से या नौसिखिए से अगर आप इलाज कराते हैं तो वह इलाज आपके लिए लेने के देने नुकसानदायक हो सकता है। और बात करें दूसरी चीजों की कि फिजियोथेरेपी का रोल ऐसे लोगों के लिए भी है जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिनको पैरालिसिस हो गया है, जो बच्चे जन्म से नहीं चल पा रहे हैं, या लकवा हो गया है, या स्पाइनल कोड इंजरी होगी, उसकी वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। मैं आप सभी श्रोताओं से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह आज बिस्तर पर, वह मरीज बिस्तर पर हैं, क्यों हैं? उनको अज्ञानता है फिजियोथेरेपी के प्रति। मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि कम उम्र के अंदर भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि बिस्तर पर अपना जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन अगर वह फिजियोथेरेपी चिकित्सा करवाएं तो वह आत्मनिर्भर जीवन यापन करने लायक हो सकते हैं। जी, यानी कि अपना देने के क्रियाक्रम वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें आपने आज बताई है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी है। और इस विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर मैं हमारे श्रोताओं से भी अपेक्षा करूंगा और आपसे भी आशा करता हूं कि जो भी मरीज आपके पास आए वो स्वास्थ्य लाभ करके लौटें, और आप भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और हम लोग जो आम जन हैं वो भी अपनी जीवन शैली को इस प्रकार का बनाएं कि कई रोगों से हम बच सकें। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।